अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के नो इट इफ़ यू डोंट। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये आपको पसंद आई होगी और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे लिख दीजिए साथ साथ, क्योंकि हम अब प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। मेरे ख्याल से 4-5 ब्लॉग शायद और होंगे, 4 ब्लॉग, और उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपने क्वेश्चन प्लीज़ नोट रखिए। व्यूअर्स, 20वीं सदी के मिड में और 21वीं सदी के शुरू में जो डेटाबेसेस थे उनको यूज़ किया जाता था एज इंग्रेडिएंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको यूज़ किया जा रहा है इन सॉफ्टवेयर्स में जो डेवलप हो चुके थे उनमें वैल्यू एडिशन के लिए। और ये मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो बिग डेटा की वजह से ही पॉसिबल हुई, वरना इससे पहले ये पॉसिबल नहीं थी। इससे पहले आपको पता है डेटाबेसेस उन चीज़ों के ऊपर बनते थे जो लोगों ने पहले अपना डेटा जनरेट करके डेटाबेसेस को सबमिट किया हुआ होता था। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें अपने अंदर भी इनहेरेंट एबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती रहती है और अपने जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको वो अपडेट करती रहती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और अकॉर्डिंगली वो अपने एल्गोरिदम्स को वो मॉडिफाई भी करते रहते हैं ताकि जो भी उसका टास्क है उसके मुताबिक वो अपना अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करे। और ये जो अपडेटिंग है ये इसी वजह से होती है, और ये जो वैल्यू एडिशन है ये इसी वजह से होती है कि आपको पीछे से कंटिन्यूसली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो राउंड द क्लॉक जो है वो अवेलेबल होता है। अच्छा, अब पहले जो थे वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फिक्स सेट ऑफ डायरेक्शंस देते थे, इसको अब रिप्लेस कर दिया है मशीन लर्निंग ने। और मशीन लर्निंग जो है ये ट्रेन करती है चैटबॉट्स को। चैटबॉट्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा और उसके बाद उसको उसमें से कोई सेंस डिराइव करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक चैटबॉट जो है वो ट्रेंड होती है टू रिकॉर्ड टेक्स्ट जो कि ह्यूमन कन्वर्सेशन होती है मैसेंजर ऐप्स के ऊपर। किसी भी चैटबॉट को आप ट्रेन कर देते हैं तो वो मुस्तकिल अराउंड द वर्ल्ड जो दुनिया में लोग मैसेंजर ऐप्स के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करती है, उसको स्टोर करती है। और फिर सेंस का मतलब ये है कि वो इसमें से सेंस, हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, कि वो सुनती है, वो मुख्तलिफ उसको स्टोर करती जाती है और वो देखती है कि अच्छा कौन सी गुफ्तगू का मतलब क्या है, कौन सी गुफ्तगू का मतलब क्या है। मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि कंप्यूटर को ये चीज़ सिखाई जाती है कि उसने ये गुफ्तगू सुननी है, और कंप्यूटर बिल्कुल बच्चे की तरह अपने ज़हन में जो भी सुनता है स्टोर करता चला जाता है और फिर वो उसको रिलेट करने की कोशिश करता है कि कौन सी गुफ्तगू जो है वो उसका क्या मतलब है। और इस तरह वो ये जानने की कोशिश करती हैं वो बॉट्स जो होती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो कैसे जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसे तैयार करना है। ये उनके पास सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है थ्रू रिकॉर्डिंग वाया चैटबॉट्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादातर स्टेम होती है मशीन लर्निंग से। ये एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है जिसके ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो घूमती है। और मशीन लर्निंग में जो डेटा और एल्गोरिदम्स हैं वो यूज़ होते हैं इमिटेट करने के लिए कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरह लर्न करते हैं। अब जैसे आपको शुरू में बताया था ना कि हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, अब मशीन लर्निंग जो है वो हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए सिखाते थे, अब मशीन लर्निंग जो है वो आ गई है और वो कंप्यूटर को सिखाती है कि आपने अपने एल्गोरिदम्स को कैसे यूज़ करना है और किस तरह उसको मतलब आपने ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किस तरह लर्न करते हैं और किस तरह वो अपना काम करते हैं। जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब मैं आपको शुरू में बताना भूल गई कि आज का जो हमारा टाइटल है इस ब्लॉग का वो है बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बिग डेटा का सिग्निफिकेंस बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह बिल्कुल 1000% बेस करती है इस बिग डेटा के ऊपर। तो इसका दूसरा पहला था मशीन लर्निंग, दूसरा कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्रीहेंड करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि हम बोलते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ये अगर कोई चैटबॉट है तो वो इसको रिकॉर्ड कर रही है और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है कि मैं किस लफ्ज़ को मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ। ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है
उसको वो कंप्यूटर जो है ना चैटबॉट वो प्रोसेस कर रही होती है। उसके बाद आता है कंप्यूटर विजन। ये एनालॉग है टू डिजिटल कन्वर्सेशन, यानी कि जो आपकी वीडियोस हैं, जो आपके इमेजेस हैं, जो आपके पिक्चर्स हैं, वो भी तो एक किस्म का डाटा है ना। तो जो कंप्यूटर विजन है ना, ये उस पिक्चर और उस ऑडियो और सॉरी उसकी वीडियो को और उस इमेजेस को वो कन्वर्ट करता है अगेन सम टाइप ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, यानी जिसकी बेस पर कि हम एक एल्गोरिदम कंप्यूटर जो है वो बना सके और फिर उसको यूज़ कर सके आने वाला जो फिर फर्दर आएगा जो इमेज, उसको स्टडी करने के लिए, या जो कोई वीडियो है उसको स्टडी करने के लिए, या जो पिक्चर है उसको स्टडी करने के लिए वो उसको यूज़ करता है। अच्छा, उसके बाद इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है कंपोनेंट है वो है स्पीच रिकग्निशन, यानी कंप्यूटर जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अब जैसे मेरी एक पिकुलियर साउंड है और मेरी एक टिपिकल स्टाइल है लफ्ज़ों की अदायगी का, तो ये जो स्पीच रिकग्निशन है ना, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर डिफरेंशिएट करता है माइनर डिफरेंसेस, कि एक बंदा जो है वो जब बोल रहा है तो उसकी आवाज़ में किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसकी वो जब किसी लफ्ज़ को अदा करता है तो उसके हलक से किस किस्म की आवाज़ निकलती है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो प्रोनाउंसिएशन जो जब वो अदा करता है तो उसका जो साउंड होती है वो क्या होती है, और उसको वो रिकग्नाइज करता है। और उसके बाद जब कभी ये जो आपने देखा ना, ये जो फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं हमारे यहाँ, हर दूसरे दिन कहते हैं जी ऑडियो आई हुई है, उसको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा हुआ है, उसका मतलब भी ये है कि वो उसके पास उस बंदे की जिसकी की बॉडी होती है उसकी एक्चुअल वॉइस उसने रिकॉर्ड की हुई होती है। अब जब उसके पास ऑडियो आती है तो वो उसके साथ एक्चुअली मैच करता है थ्रू स्पीच रिकग्निशन प्रोग्राम, कि क्या ये इसकी अदायगी, इसकी साउंड, इसकी जो वो है जो भी मतलब इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की मैं क्या आवाज़ निकालती हूँ, कैसे लफ्ज़ अदा करती हूँ, मेरे हलक से किस किस्म की आवाज़ें निकलती है जब मैं बोल रही होती हूँ, तो इन सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं। फिर वो फोरेंसिक एनालिसिस इस तरह होता है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डेटा, बिग डाटा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आ रहा है पीछे से कंटिन्यूसली आ रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर डिपेंड करती क्या है एक्चुअली ना, इस डेटा के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है। सबसे पहला काम तो वो करती है कि वो लर्न करती है, इट इज़ यूज्ड फॉर लर्निंग, जिसका मतलब ये है कि वो डाटा एक्वायर करते हैं और उसको कन्वर्ट करती है इनटू एल्गोरिदम में, यानी जो डाटा आ रहा होता है उसको एल्गोरिदम में टर्न करने का मतलब यह है कि वो उसको एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है। अब मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इसको एक्शनेबल एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो फिर ये कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज़ होता है। उसके बाद ये यूज़ होती है रीजनिंग में, यानी आप जिस भी टास्क, जो भी टास्क कंप्यूटर को दिया गया है, कंप्यूटर बजाते खुद ये डिसाइड करता है, हम उसको बिल्कुल गाइडेंस नहीं देते, वो डिसाइड करता है कि उस जो टास्क उसको दिया गया उसके लिए जो सही एल्गोरिदम है वो कौन सा है, जिसके थ्रू के वो डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता है या अपने टास्क को एमिकेबली या अबव एमिकेबली जो है ना वो कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद आता है सेल्फ करेक्शन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एक खूबी है कि अगर उसका एल्गोरिदम जो उसने सेलेक्ट किया है और उसको रत्ती बराबर भी ये शक हो जाता है कि मेरा जो टास्क है वो इससे किसी ना किसी किस्म का कोई जो है ना, यानी वो बिलो सेटिस्फैक्ट्री होगा या सेटिस्फैक्ट्री होगा, अबव सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, तो वो फौरन अपने एल्गोरिदम को करेक्ट करता है। वो करेक्ट इसीलिए करता है कि पीछे से उसको सपोर्ट मिल रही होती है, राउंड द क्लॉक कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रही होती है, और वो अपने एल्गोरिदम को मॉडिफाई कर लेता है और फिर वो उसको यूज़ करता है, वो फिर मॉडिफाई कर लेता है, वो फिर यूज़ करता है, उस वक्त तक वो करता रहता है जब तक कि उसको अपना टास्क जो है उसकी जो वो अचीव करना चाहता है उसके बारे में वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब आप ज़रा ये याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो डेटा लर्न करने के वो जब डेटा वो यूज़ करती है फॉर लर्निंग, तो वो उसी वक्त करती है जब हम उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डायरेक्ट करते हैं कि वो ये काम करे। अच्छा, अब यानी वो सॉफ्टवेयर जो है हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न करे, एल्गोरिदम बनाए, रीजनिंग करे, सेल्फ करेक्शन करे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर वो डाटा, वो सॉफ्टवेयर जो कि जिसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, अगर वही करप्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? वो करप्ट हो सकता है ना, उसमें कोई हैकर भी उसमें कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो इसको टैम्पर कर सकते हैं।
अब अगर एक चैटबॉट जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर ट्रेंड हुई है और उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है, अगर हैकर उसको टेम्पर कर देते हैं, तो वो चैटबॉट तो अब बन जाएगी, लेकिन अब वो काम नहीं करेगी जिसके लिए कि बेसिकली उसको ट्रेन किया गया था, बल्कि अब वो काम करेगी जिसके लिए हैकर ने उसको वो टेम्पर करके तो जो डाटा उसको फीड किया ना, अब वो काम करेगी। अच्छा, अब ये जो एक ऐसा फैक्टर है जिसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये एक थ्रेट भी बन गई है। तो आपको समझ आ गई होगी कि जब उसको वो डाटा जिसके ऊपर वो सारा काम हो रहा है अगर वही करप्ट हो जाए तो फिर तो वो थ्रेट होगी ना, क्योंकि फिर आपको देखना पड़ेगा कि हैकर इसके साथ एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो किस तरह, और ये बहुत देर के बाद पता चलता है जबकि काम बिगड़ चुका होता है। तो इससे इस एक फैक्टर ने साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एनहांस कर दिया है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि एक चैटबॉट जो है वो एक्सीडेंटली कोई ऐसी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें किसी स्ट्रेटेजिक एसेट के बारे में बात हो रही होती है। अब उसकी जो इनहेरेंट एबिलिटी है चैटबॉट की, वो असेस करना शुरू कर देगी कि ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, यानी वो कौन से अल्फाज, वो कौन सी गुफ्तगू होती है जो किसी यूजफुल एसेट को डिस्क्राइब करती है, और फिर वो उस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देगी। और ये उसकी अपनी चूँकि इनहेरेंट एबिलिटी भी है, इसलिए वो डेटा होवरिंग जो है वो शुरू कर देती है फॉर स्ट्रेटेजिक एसेट्स के वो कौन सी गुफ्तगू है उनके डेटा में जो कि स्टोर हुआ होता है मुख्तलिफ स्टोरेज उसमें वेयर हाउसेस में, तो वो वहाँ पर जाकर करना, इसको कहते हैं डेटा होवरिंग। तो वो डेटा होवरिंग जो है वो शुरू कर देती है बज़ाते खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हैकर जो है वो भी डेटा होवरिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यही डाटा हमें बताएगा जब हमारे पास फैसिलिटीज आ जाएंगी कि किस एसेट के बारे में कौन सी गुफ्तगू है और उसके पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर और हम किस तरह उस सॉफ्टवेयर को टेम्पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जरा इमेजिन करें कि एक एडवर्सरल इफेक्ट, एडवर्सरल इफेक्ट जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड इनपुट्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं पर्पसली टू कंफ्यूज न्यूरल नेटवर्क। अब आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि ये न्यूरल नेटवर्क जो हैं ये क्या काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये मैंने अपने पहले ही वीलॉग में कि शायद दूसरे वीलॉग में आपको बताया था, ये एक मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि टीच करता है कंप्यूटर को कि प्रोसेस डाटा उसने किस तरह करना है कि वो ऐसे लगे कि उसको किसी इंसान ने प्रोसेस किया हुआ है। अच्छा, अब अगर ये न्यूरल नेटवर्क जो है इसमें वो एडवर्सरल इफेक्ट जो है वो इसको आकर चेंज कर दे, तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। आप इसको ज़रा यूँ समझ लीजिए, आपने कभी सिलाई मशीन चलाई है, ये जो कपड़े सीने वाली होती है, आपने देखा होगा कि इसका पैर जो है ना, जिसके अंदर सुई लगी हुई होती है, एक सुई होती है नीडल जिसके अंदर धागा डला होता है, उसके नीचे एक पैर होता है, उस पैर के नीचे एक्चुअली एक चिप होती है, वो उसके ऊपर दंदाने वगैरह लगे हुए होते हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो पैर उसके ऊपर चल नहीं सकता। अब वो चिप की खूबी ये होती है कि लेफ्ट, राइट और सेंटर वो मूव कर सकती है, लेकिन उसको हम खुद मूव कराते हैं, हम उसको खुद मूव कराते हैं। ऐन ही इसी तरह वो जो न्यूरल नेटवर्क है ना, उसके अंदर उसके दंदाने जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। अब जब मशीन के दंदाने चेंज हो गए या पैर जो है वो चलते चलते लेफ्ट, राइट या सेंटर को मूव करेगा तो क्या होगा? दो चीज़ें होंगी ना, मशीन फौरन रुक जाएगी, और अगर वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चल रही होगी तो सिर्फ मशीन ही नहीं रुकेगी बल्कि उसकी सुई रुक जाएगी। अब पहली सूरत में तो उसने नुकसान पहुंचा दिया आपके उसको जो आप काम कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर, दूसरी सूरत में उसने बिल्कुल तबाही फेर दी। अब ये जो एडवर्सरल इफेक्ट है ना, ये इस तरह काम करते हैं और ये उस डेटे को करप्ट करते हैं थ्रू न्यूरल नेटवर्क, थ्रू एडवर्सरल इफेक्ट, जिसको कि आपने देना होता है किसी चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए। तो अब जाहिर है कि वो रिजल्ट आपके पास नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल वो किसी इमेज है किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल आप पांडा का इमेज है, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है वो आपने रखा हुआ है, अब उस सॉफ्टवेयर को ये एडवर्सरल इफेक्ट ने करप्ट कर दिया। अब जब आप पांडा को फिर फीड करेंगे उसमें कंप्यूटर में कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्या है, तो वो उसको पांडा नहीं बताएगा बल्कि वो उसको गिब बता देगा, जो कि दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। बिल्कुल इसी तरह ये सारे का सारा जो पीछे डाटा होता है ना, जब वो करप्ट होता है और जब वो करप्ट कर दिया जाता है तो फिर वो चीज़ जो आप ले रहे होते हैं वो तो नहीं आती, उससे मिलती जुलती एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपके वहमो गुमान में नहीं होती। और मज़े की बात यह है
कि ये जो एडवर्सरल इफेक्ट है ना, ये जब करप्ट कर रहे होते हैं सिस्टम को, ये आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ह्यूमन आई के तहत ना। लेकिन जब आप अपना वो टास्क जो है, जो आपका रिजल्ट आता है, जब आप उसको देखते हैं और जब आप किसी इमेज को देखते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है इसमें, और इसको अब हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा फॉल्ट है या किसी हैकर ने इसको किया है। तो इस तरह से ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके मतलब वो भी है, थ्रेट भी है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। और ये मॉडिफाई इस तरह हो जाता है कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इससे वो तमाम डाटा जो है वो मॉडिफाई हो सकता है, जिसको कि हमने फ्यूचर में किसी भी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब ये डैमेज भी इन्फ्लेक्ट कर सकती है, ये डेवस्टेशन भी क्रिएट कर सकती है, और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है, इस हद तक कि आप जो काम कर रहे होते हैं वो डाटा उस जगह पर लग जाता है जहां पर कि वो किसी इसी कंफ्यूजन में या इसी डेवस्टेशन में या डैमेज में वो कोई स्ट्रेटेजिक एसेट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो कैप्चर हो जाती है, और यही हैकर जो है वो चाह रहे होते हैं। अब आपको ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि जैसे ये कोई मैं मतलब एक कोई ख्वाब ख्याल की बातें कर रही हूँ, कोई इल्यूजन है कि भाई वो किस तरह वो डाटा करप्ट कर सकते हैं हैकर, पता नहीं कहाँ बैठे हुए होते हैं, मरीज पे बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, ये एक हार्ड फैक्ट है, और ये हो चुका है। दुनिया में आए दिन ऐसे काम होते चुके हैं। मैं आपको क्लासिकल स्टोरी सुनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हमारा है डेटा सिक्योरिटी के ऊपर। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये डाटा करप्ट कैसे होता है और इसका नुकसान क्या क्या होता है, और ये कितने वर्षों के बाद जाके पता चलता है। उस वक्त तक सब कुछ हो चुका होता है जो करना होता है ना, लेकिन फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता। और ये अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए आप जरूर सुनेगा। अल्लाह हाफिज़।